DELED प्रथम वर्षर छात्र छात्री मानक स्वागत। आज आम हिंदी जो आमर कोर्स ऑफ स्टडीज अच्छी से आगे आम लैंग्वेज आइटम्स जोटा अच्छी ग्रामर से किसी कोर्स जहाँ कंटेंट्स अच्छी कोर्स रे आम ताकू गोटे पर गोटे पढ़ा आगे ग्रामर जेभली अच्छी प्रथम अच्छी ध्वनि तापर वर्णमाला तापर नंबर। आज आम यही तीनटा विषय रे चर्चा करिबा। तापर आम बाकी ग्रामर जो व्याकरण अच्छी विषय रे आम डिस्कस करिबा। आमर ग्रामर पे 4टा किंबा 5टा क्लास नबा आउ से समग्र ग्रामर को सारिबा परे अन्य सब्जेक्ट को जीवा। तो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण क्यों, हम तो हिंदी पढ़ते हैं, फिर व्याकरण क्यों पढ़ें हम? व्याकरण क्यों? हम किसी भी भाषा में जब बोलते हैं यानी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषाओं की मदद लेते हैं या भाषाओं की सहायता लेते हैं। हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का मूल रूप वो है जिसे हम बोलते हैं। ये उसका मौखिक या उच्चारित रूप है। इस उच्चारित रूप को हम लिखते भी हैं, जो मौखिक उसका मूल रूप ही है उस ध्वनि। हर भाषा का मूल रूप ध्वनि है। फिर उसको हम लिखित रूप में जब उसको लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। तो भाषा के मूल रूप ध्वनि को जब हम लिखते भी हैं, ये भाषा का दूसरा रूप और स्थायी रूप कहलाता है। इसके लिए हम लिपियों या वर्णों की सहायता लेते हैं या वर्णों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम हिंदी ठीक से बोलें, अच्छी तरह प्रत्येक शब्द को और वाक्य को का उच्चारण करें और उसे ठीक से लिखें भी। इसीलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है कि व्याकरण हमारी भाषा चाहे जो भी हो, हम अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें भाषा के सही रूप की जानकारी हो। व्याकरण हमें वही जानकारी देता है, इसीलिए व्याकरण। अगर हम ये प्रश्न करें व्याकरण क्यों, तो उसका जवाब ये है। व्याकरण वो साधन है, अगर हम संक्षेप में कहें तो व्याकरण वो साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाने में हमारी सहायता करता है। अब हम जानेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक भाषा का लिखने का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है। किसी भाषा में हम लिखते समय हम कुछ संकेतों या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों या चिन्हों को उसी भाषा की लिपि कहते हैं। उसी भाषा की लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को जब लिखकर प्रकट करते हैं तो वो ध्वनियाँ वही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाती है। तो मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो चिन्ह लिपि कहलाती है। तो
हम ये ध्यान दीजिए, हमारे देश, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, वो उसकी लिपि है देवनागरी। सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, फारसी, कश्मीरी भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब हम जानेंगे ध्वनियाँ किसे कहते हैं। ध्वनि, हर भाषा, प्रत्येक भाषा के मूल रूप उसकी ध्वनियाँ ही हैं। सब जब भी भाषा की शुरुआत हुई थी, वो किसी न किसी ध्वनि के जरिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद उसको जब लिखित रूप प्रदान किया गया तो लिपि, वो लिपि कहलाई। लेकिन जब भी जो भी भाषा की शुरुआत हुई है, तब वो किसी न किसी ध्वनियों के माध्यम से शुरुआत हुई थी। तो ध्वनियाँ ही भाषाओं के मूल रूप हैं, या भाषा का मूल रूप उसकी ध्वनियाँ ही हैं। ये मुख के विभिन्न अंगों की मदद से उच्चारित होती है। ये मुख के विभिन्न अंगों से उच्चारित होती है। हिंदी की ध्वनियों में 11 स्वर ध्वनियाँ होती हैं और 35 व्यंजन ध्वनियाँ, यानी उसको अलग अलग स्वर ध्वनियों को स्वर वर्ण, जब वर्णमाला बनता है उसके लिखित रूप को स्वर वर्ण कहते हैं। और 35 व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं उसको, जब उसका लिखित रूप जो है उसको वर्णमाला में उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसका मूल रूप है स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में विशेष प्रयास करना पड़ता है, जैसे जब मात्रा, घोषत्व, प्राणत्व आदि। इन ध्वनियों को लिखने के लिए वर्णमाला बनाई गई है, पर ध्वनियों को सही उच्चारण वर्णमाला से नहीं बल्कि अलग अलग कोशिश करके सीखना पड़ता है। ध्वनियों को सही उच्चारण करने के लिए वर्णमाला की सहायता नहीं बल्कि अलग कोशिश करके हमें सीखना पड़ता है। वर्णमाला की सहायता तो ज़रूरत होती है, मगर अलग से कोशिश करना पड़ता है हमें इन ध्वनियों को सही तरीके से सीखने के लिए। हम इससे ये पता चलता है ध्वनियाँ किसी भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो, ध्वनियाँ ही भाषाओं के मूल रूप हैं और उनको उच्चारण के लिए हमें अलग अलग तरीके से कोशिश करने पड़ते हैं। और वर्ण के मदद से ही हम ध्वनियों को बोलते हैं। जब उसको लिखित रूप, उसका ध्वनियों का लिखित रूप उसका लिखित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम चलेंगे वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला में भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। किसी भी लिपि में कुछ भी लिखने के लिए उस लिपि के संकेतों या चिन्हों की सहायता ली जाती है। उन संकेतों को बोलते समय हम अपने मुंह से विशेष प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं। ये ध्वनि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी ध्वनि हो सकती है। ये ध्वनि बड़ी भी हो सकती है। कुछ ध्वनियाँ इतनी छोटी होती हैं कि उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं। इकाइयाँ का मतलब यूनिट, भाषा के सबसे छोटे छोटे यूनिट होते हैं। और वही भाषा के सबसे छोटी इकाइयाँ,
सबसे छोटे छोटे यूनिट को ही हम वर्ण कहते हैं। और ये पूरे वर्ण जो हैं 11 वर्ण स्वर वर्ण और 35 व्यंजन वर्ण की एक व्यवस्थित 35 व्यंजन वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई का एक व्यवस्थित समूह होता है, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण और 35 व्यंजन वर्ण होते हैं। किसी भी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 11 जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, यानी 11 स्वर्ण वर्ण हैं। इन स्वर वर्णों को उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, यानी स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। यानी क ख से शुरू होते हैं, जहाँ ओ औ खत्म होने के बाद क ख से शुरू होकर ह तक, ह ख तक, ह ख त्र ज्ञ स्र, ह ख त्र ज्ञ स्र तक होती है। और उसके बाद अनुसार विसर्ग चंद्र बिंदु की मात्रा भी होती है। तो इन शब्दों का, इन व्यंजन वर्णों का जब हम प्रयोग करते हैं, हमें इनमें स्वर वर्ण की सहायता, इनके उच्चारण के समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क जब बोलते हैं तो क का व्यंजन वर्ण, उसमें अ यानी स्वर वर्ण अ जब उसमें अ के साथ होता है तो उसे क कहा जाता है। नहीं तो क में हलंत होती है, तो क में हलंत होती है अ के बिना। उसमें जब अ स्वर वर्ण उसमें जाकर शामिल होता है, उसके साथ मिलता है, तभी क कहलाता है। अगर आ मिलता है तो का कहलाता है। ई की मात्रा मिलती है तो की कहलाती है। ऊ की मात्रा मिलती है तो कु कहलाती है। रू की मात्रा मिलती है तो क्रू। ए की मात्रा मिलती है तो के। ऐ की मात्रा कई। ओ की मात्रा को। औ की मात्रा कौ। तो जब हम व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं, हमें सदा स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। हर का कहने के लिए भी हम अ की सहायता लेते हैं, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण को बोलते समय हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। तो ये वर्णमाला है। वर्णमाला तो अब मात्रा, स्वरों की मात्रा जो है, ये जो स्वर वर्ण है सब एक एक मात्रा ही हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, रू, ए, ऐ, ओ की मात्राएं होती हैं। हम उसके प्रयोग से हम
व्यंजन वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर वर्ण, जब व्यंजन वर्ण में ये स्वर वर्ण को लगाते हैं तो हम उस लगाकर हम उसका प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गिनती के बारे में। गिनती यानी नंबर्स, ध्वनि, वर्णमाला, गिनती। आज हम इसी 3 विषय पर बात करेंगे। तो गिनती, हर भाषाओं में अपने अपने अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला होते हैं और उनकी गिनती के लिए नंबर्स भी होते हैं। तो हिंदी की भी गिनती है, उनकी अपनी लिखित उस हिंदी की गिनती के, हिंदी नंबर्स के लिए भी अपनी अपनी लिपि है। नंबर्स, उसके जो नंबर्स हैं उसे इस ढंग से लिखा गया है, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 11 12 13 14 15 16। आप पेज नंबर 63 को फॉलो कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और पूरा 1 से लेकर 100 तक की गिनती पुस्तक में लिखी हुई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और तो 1 से लेकर अगर 10 तक आपको लिखाई आती है तो 1 से लेकर 100, 1000, लाखों, करोड़ों, कुछ भी नंबर्स यानी गिनती आप लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बस लिखने के लिए 1 से लेकर 10 नंबर्स को आपको ठीक से प्रैक्टिस करने होंगे और उसको सही तरीके से बार बार लिखने से आपकी आदत हो जाएंगी। और हम अगले क्लास में ग्रामर्स के दूसरे विषय को पढ़ेंगे, जैसे जेंडर यानी लिंग, और एक नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, इतना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद बाकी क्लास में और बाकी विषयों की चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।